मालती के गुस्से की आंधी में योगेंद्र बहुत भारी सामान के नीचे दब चुका था और वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसके हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। वो अपनी दबी आवाज में गुहार लगाने लगा। यामिनी, बचाओ मुझे, मेरे प्राण निकल रहे हैं, इसे हटाओ मेरे ऊपर से। ये सुनकर यामिनी और चंद्रकला दौड़कर योगेंद्र के पास गए और वो भारी भरकम सामान योगेंद्र के ऊपर से हटाने लगे। पर वो इतना भारी था कि हटाना तो दूर की बात है, उन दोनों से वो हिल भी नहीं रहा था। ऊपर से हवा इतनी तेज चल रही थी कि यामिनी और चंद्रकला दोनों अपने आप को भी नहीं संभाल पा रही थी। चंद्रकला, कुछ करो, शांत करो इस मालती के गुस्से को, वरना योगेंद्र भैया मर जाएंगे। यामिनी ने अपना पूरा जोर लगाते हुए कहा। चंद्रकला, अगर भैया को कुछ भी हुआ तो मैं गांव वालों को सब कुछ बता दूंगी नीति के बारे में। यामिनी ने चंद्रकला को फिर से धमकी देते हुए कहा। ये सुनकर चंद्रकला और डर गई और वो उठी और मालती से कहने लगी, मालती, शांत हो जाओ और हटाओ इस सामान को योगेंद्र के ऊपर से। चंद्रकला ने मालती से प्रार्थना करते हुए कहा, पर मालती पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। नहीं, हरगिज नहीं हटाऊंगी। जब भैया मेरा गला घोटकर मुझे और मेरे बच्चे को मार रहे थे तो ये तीनों वहाँ खड़े होकर देख रहे थे। इन्हें मेरे बच्चे पर भी दया नहीं आई, तो मैं इन पर दया क्यों दिखाऊं? मालती ने गुस्से में कहा और चंद्रकला की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। मालती की बातें सिर्फ चंद्रकला को सुनाई दे रही थी। चंद्रकला भी जानती थी कि मालती का गुस्सा जायज है। एक माँ को अपनी मौत का गम नहीं होता, लेकिन अगर उसके बच्चे को कुछ हो जाए तो वही माँ काली का रूप धारण कर लेती है, और जो ऐसा करे उनका यही हश्र होना चाहिए, जो योगेंद्र का अभी हो रहा था। लेकिन जैसे मालती को अपना बच्चा प्यारा था, ठीक वैसे ही चंद्रकला को अपनी नीति प्यारी है। वो उस पे भी कोई आँच नहीं आने देगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। मालती, पागल मत बनो, हम तुम्हें आजाद करने आए हैं। अगर ऐसे ही करना है तुम्हें तो मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाती हूँ और फिर तड़पते रहना इसी कमरे में जिंदगी भर। चंद्रकला ने कुछ गुस्से में मालती को चेतावनी देते हुए कहा। कुछ पल के लिए सब कुछ थोड़ा शांत हुआ। लगा जैसे कि मालती ने एक सांस ली है और कुछ सोचा हो। फिर एक झटके में एक आंधी आई और उस आंधी में वो भारी भरकम सामान योगेंद्र के ऊपर से उड़कर दूर चला गया और सीधा दीवार से टकराया। उसके दीवार से टकराने की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि कानों की परतें फट जाएं। लेकिन जैसे ही वो भारी भरकम सामान योगेंद्र के ऊपर से हटा, आखिरकार उसने राहत की सांस ली और जोर जोर से हांफने लगा। पर उस लाल पत्थर से आ रही लाल तेज रोशनी और आंधी अभी भी थमी नहीं थी, जो अब धीरे धीरे सबके लिए असहनीय हो रही थी। तो जो भी करना था जल्दी करना था। मालती, आज की रात तुम्हारी आज़ादी की रात होगी। तुम हमेशा हमेशा के लिए इस कमरे से मुक्त हो जाओगी और तुम एक नया शरीर धारण कर पाओगी। जैसे ही चंद्रकला ने ये कहा, मालती के अदृश्य चेहरे पर खुशी छलक आती है, जो सिर्फ चंद्रकला को ही दिखाई दी। चंद्रकला ने आगे कहा कि लेकिन इसके लिए हमें कुछ अनुष्ठान करने होंगे, जो 12 साल पहले नहीं हो पाए वो अब करने होंगे, और इसके लिए हमें तुम्हारा पूरा सहयोग चाहिए होगा। चंद्रकला ने अपनी बात रखी। सहयोग? कैसा सहयोग? मालती ने शक की आवाज में कहा। हमें तुम्हारे मृत शरीर को शमशान में ले जाकर जलाना होगा और तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा, इस कांच की बोतल के अंदर। चंद्रकला ने एक कांच की बोतल दिखाते हुए कहा, लेकिन इस पर मालती भड़क गई। नहीं नहीं, मैं इस कांच की बोतल में कभी नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ, एक बार अगर मैं इस बोतल में चली गई तो तुम लोग मुझे इस कमरे से निकालकर इस बोतल में कैद कर दोगे। मालती ने पूर्णतया विरोध करते हुए कहा। हम ऐसा क्यों करेंगे मालती,
और अगर ऐसा ही करना होगा तो इस कमरे से ही आजाद क्यों करेंगे तुम्हें? तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा मालती, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। अब तय तुम्हें करना है, आजाद होना है या इस कमरे की कैद में रहना है। चंद्रकला ने मालती को समझाते हुए कहा तो मालती इस पर सोचने लगी। ज्यादा सोचने का समय नहीं है हमारे पास मालती, जो भी करना है जल्दी करना होगा। सिर्फ आज की रात बची है हमारे पास। अगर आज की रात भी गुजर गई तो फिर तुम चाह कर भी कभी आजाद नहीं हो सकोगी। चंद्रकला ने मालती को आगाह करते हुए कहा और मालती ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। चंद्रकला ने जैसे ही मालती के मुंह से शर्त सुना, उसके कान खड़े हो गए। शर्त? कैसी शर्त? चूंकि चंद्रकला के अलावा कोई भी आत्माओं से बात नहीं कर सकता था, इसीलिए यामिनी और योगेंद्र को सिर्फ चंद्रकला की आवाज आ रही थी और जैसे ही दोनों ने चंद्रकला के मुंह से शर्त सुना, दोनों ने एक दूसरे को देखा। मेरी शर्त ये है कि मेरा अंतिम संस्कार तुम नहीं बल्कि जितेंद्र करेगा। यामिनी ने अपनी शर्त बताई, पर मालती के मुंह से जितेंद्र का नाम सुनते ही चंद्रकला के चेहरे का रंग उड़ गया। ये नहीं हो सकता मालती, भूलो मत कि इस गांव की प्रथा के अनुसार अगर एक रुदाली अंतिम संस्कार नहीं करेगी तो उसे कभी मोक्ष नहीं मिलेगा, और हम ये सब तुम्हारे मोक्ष के लिए ही कर रहे हैं। चंद्रकला ने मालती की शर्त मानने से मना कर दिया। मालती भी कारण भली भांति जानती थी। यामिनी से अब रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, क्या हुआ चंद्रकला, क्या शर्त रखी है मालती? चंद्रकला ने हाथ के इशारे से यामिनी को मना कर दिया और मालती के जवाब का इंतजार करने लगी। तो ठीक है, फिर अगर अंतिम संस्कार नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मोक्ष मिलने के पहले एक बार जितेंद्र से मिलना है। मालती ने अपनी दूसरी शर्त रखी। डर अब चंद्रकला के चेहरे पर दिखने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे, क्योंकि जिस बात का डर था वही हुआ। यामिनी ने चंद्रकला के चेहरे का डर भांप लिया था। उसने फिर से चंद्रकला से पूछा, चंद्रकला कुछ बताओ तो सही, क्या शर्त है? हम इसकी सारी शर्त मानने को तैयार हैं, बस ये यहाँ से आजाद हो जाए। चंद्रकला ने इसका जवाब दिया और कहा कि जितेंद्र से मिलने की शर्त रखी है, पूरी कर पाओगी? जितेंद्र का नाम सुनते ही योगेंद्र और यामिनी भी चौंक गए, पर चंद्रकला ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, मूर्ख मत बनो मालती, उन बातों को 12 साल बीत चुके हैं। जितेंद्र की शादी हो चुकी है, वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश है। जब इतने सालों में भी उसे तुम्हारी याद नहीं आई तो अब क्यों आएगा वो? चंद्रकला ने झूठ का सहारा लेते हुए कहा। लेकिन ये सब सुनते ही मालती का मानो दिल ही टूट गया था। सरपंच जी के बाद जितेंद्र ही था जिसने उसे बेशर्त प्यार दिया था। उसे जितेंद्र से ये उम्मीद नहीं थी। उसे तो लगा था कि वो उसका आखिरी सांस तक इंतजार करेगा। कहता था कि तुमसे शादी नहीं हुई तो किसी से नहीं करूँगा, पर ये सब झूठ था, फरेब था। मालती अंदर से टूट चुकी थी। अब वो उससे मिलना तो दूर, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। इस दुख को कम करने के लिए मालती रोते हुए जोर से चीखी और ऐसे चीखी कि पूरा कमरा हिल गया। कमरे का सारा सामान इधर से उधर गिरने लगा। योगेंद्र और यामिनी गिरते गिरते बचे। वो चीख सुनाई किसी को नहीं दी, लेकिन उस चीख में गूंज इतनी ज्यादा थी कि गांव के हर घर की दीवारों में एक कंपन का आभास हुआ। गांव वाले समझ गए कि चंद्रकला ने उस काली शक्ति को काबू में करने का अनुष्ठान शुरू कर दिया है और सब अपने अपने घरों में डर के मारे दुबक कर बैठ गए। और इधर मालती का गुस्सा शांत हो चुका था। जितेंद्र का पता चलने के बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया और बिना किसी विरोध के उस कांच की बोतल में उतर गई और चंद्रकला ने तुरंत बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। जैसे ही मालती कांच की बोतल में उतरी, कमरे में एक शांति पसर गई। आंधी चलना बंद हो गई और सबने एक राहत की सांस ली। अब कमरे में
सिर्फ वो एक लाल पत्थर ही था जिसकी तेज रोशनी सबकी आंखों को चुभ रही थी। यामिनी दौड़ कर गई, उस पत्थर को उठाया और जिस काले कपड़े में बाबा ने वो पत्थर दिया था, उस काले कपड़े में उस पत्थर को लपेट दिया और वो रोशनी भी लुप्त हो गई। सब कुछ होते होते सांझ हो चुकी थी। चंद्रकला ने योगेंद्र से कहा, जल्दी से उन पहलवानों को बुलाओ और कब्र को खोदने का काम शुरू करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। योगेंद्र ने ठीक वैसे ही किया। वो दौड़कर पहलवानों को बुलाने गया और इन सब से दूर अंगुना भी इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसके सामने अचेत माधव पड़ा था। उसने अपनी डरावनी आवाज में कटीली से कहा, जाओ कटीली, समय आ गया है हमारी खोई शक्तियों को फिर से पाने का। ये सुनते ही हवा में उड़ रही कटीली अचेत पड़े माधव के शरीर में समा गई। माधव को पहले तो सिर्फ एक झटका सा लगा और फिर कुछ ही पल में उसके शरीर में जैसे एक बिजली सी कौंध गई और वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। पहले जो माधव था, उस माधव से बिल्कुल एक अलग माधव, जिसके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा भर गई थी। वो लंबी लंबी सांसें भर रहा था और कुछ भी वैसा करने को तैयार था जो अंगुना उससे कहे। जल्दी बताओ अंगुना, क्या करना है मुझे? माधव की आवाज में एक भारीपन था। जाओ माधव जाओ और कटीली को वहाँ ले जाओ जहाँ जितेंद्र को दफनाया था, और उस पत्थर मुझ बाबा ने जो पत्थर दिया था वो निकाल कर आजाद कर दो उस जितेंद्र को। अंगुना ने आदेश देते हुए माधव को कहा। माधव ने सुना और बिल्कुल देर ना करते हुए वहाँ से उड़ान भर ली। माधव ने उड़ान भर ली और अंगुना की डरावनी हंसी हवाओं में गूंजने लगी। और वहाँ हवेली में दोनों पहलवान फावड़े और कुदाल के साथ मालती के कमरे में आ चुके थे और जहाँ मालती को दफनाया था वहाँ खोदना शुरू कर दिया। चंद्रकला ये सब देख रही थी और उसे खुद से घिन आ रही थी, खुद से नफरत हो रही थी कि वो क्या कर रही है। जहाँ उसे इस यामिनी की सच्चाई सबको बताकर उसे सजा दिलवानी चाहिए थी, वो उसके उलट उसी का इस घिनौने काम में साथ दे रही थी। कितना बड़ा झूठ बोला था उसने गांव वालों से, और बेचारे सीधे साधे गांव के लोग उस पर इतना भरोसा करते हैं कि किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया और उसके सारे झूठों को सच मान लिया। और उससे भी बड़ा झूठ उसने मालती से बोला था जितेंद्र के बारे में। वो जितेंद्र जिसने मालती के लिए अपनी जान दे दी थी, उसने उसी जितेंद्र को मालती की नजरों में गिरा दिया था। योगेंद्र ने तो जितेंद्र के शरीर को मारा था, पर उसने तो जितेंद्र की आत्मा को मार दिया था मालती की नजरों में। फिर क्या ही फर्क रह गया इनमें और मुझ में? बस सिर्फ इतना सा फर्क था कि इन लोगों ने ये सब अपने स्वार्थ के लिए किया था और मैं अपनी बेटी नीते के लिए कर रही थी। मालती को मोक्ष तो आज मिल जाएगा, लेकिन शांति शायद कभी नहीं मिलेगी। पता नहीं उसे इस किए के लिए कभी माफी भी मिलेगी या नहीं। चंद्रकला यही सब सोच रही थी कि तब तक पहलवानों ने मालती के शरीर का कंकाल खोद कर बाहर निकाल दिया था। मालती को मोक्ष दिलाने के लिए चंद्रकला को सारे विधि विधान करने थे, और अब जब चंद्रकला के सामने मालती के मृत शरीर का कंकाल पड़ा हुआ था तो उसका सबसे पहला काम एक रुदाली का काम था। वो मालती के नजदीक गई और उसके कंकाल के पास में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और मन ही मन अपनी किए की माफी मांगने लगी। मालती, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें और जितेंद्र को इंसाफ नहीं दिला सकी। चंद्रकला को इस तरह रोता देखकर दोनों पहलवानों को भी अपने किए पर पछतावा हो रहा था और उनकी आंखें भी भर आई थी। पर यामिनी के लिए तो ये सब बस औपचारिकताएं थी। उसने रोती हुई चंद्रकला से कहा, जल्दी करो चंद्रकला, हमारे पास समय बहुत कम है। चंद्रकला भी भावुक जरूर थी लेकिन बेवकूफ नहीं, उसे भी समय का अंदेशा था। उसने अपने आंसू पोंछे और वहां से उठ खड़ी हुई और पहलवानों से कहा, मालती के कंकाल को एक सफेद कपड़े में बांधो और हमारे साथ शमशान ले चलो। दोनों पहलवानों ने ठीक वैसा ही किया। चंद्रकला ने कांच की बोतल उठाई और पहलवानों ने मालती के कंकाल को एक सफेद कपड़े में बांध लिया और सब लोग हवेली से शमशान की तरफ निकल गए।
इन सबसे अनजान नीति और छाया दोनों चंद्रकला के घर के बाहर खेल रही थी और दोनों काफी खुश भी थी, क्योंकि सूर्यास्त हो चुका था और अंधेरा होने को आया था। इसीलिए दाई अम्मा ने दोनों को आवाज लगाई और कहा कि नीति, छाया बेटा, अंधेरा हो गया है, जाओ अंदर जाओ और अब अंदर जाके खेलो। दोनों को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि अभी तो उन्हें छुपम छुपाई खेलनी थी और छुपम छुपाई का तो मजा रात के अंधेरे में बाहर ही आता है। इसीलिए नीति ने बस थोड़ा और समय मांगा। दाई अम्मा, बस थोड़ी देर और खेलने दो ना। पर दाई अम्मा आज की रात का रहस्य जानती थी, इसीलिए थोड़ा जोर देते हुए मना की। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अंदर जाके जो खेलना है खेलो। अब दोनों के पास अंदर जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था, इसीलिए दोनों बेमन उठी और अंदर जाने लगी। पर जैसे ही नीति दरवाजे के पास पहुंची, उसे हवाओं में कुछ आभास सा हुआ। वो वापस मुड़ी और आसमान की तरफ देखने लगी। तभी अंदर से छाया की आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा और वो अंदर चली गई। अंदर दोनों खेल ही रहे थे कि शायद बाहर खेलते खेलते छाया को भूख लग चुकी थी और उसकी नजर मंदिर में पड़े लड्डू की तरफ गई। उसने नीति से कहा, नीति, वो देखो लड्डू। नीति ने भी लड्डू को देखा और कहा, रुको, अभी लेके आती हूँ, और उठ के मंदिर की तरफ बढ़ने लगी। इस बात से अनजान कि मंदिर में जाते ही उसे बिजली का सा झटका लगता है। क्या नीति की सच्चाई दाई अम्मा और नंदिनी के सामने भी आ जाएगी? क्या चंद्रकला मालती को सुबह होने से पहले मुक्ति दिला पाएगी, या जितेंद्र की आत्मा वहां पहुंचकर उन्हें रोक देगी और मालती और जितेंद्र दोनों बुरी शक्तियां बन जाएंगी?